Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Insights. So this is part 2 of the earlier video for chapter number 5, that is Principles of Inheritance and Variation. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद हमने मेंडल की स्टडीज़ के बारे में पढ़ा था जो उन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर की थी। उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और हमने डिफरेंट डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स के बारे में, जीन्स का कॉन्सेप्ट जो मेंडल ने दिया था उसके बारे में स्टडी किया, डिफरेंट मेंडल के लॉज पढ़े। फिर हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस देखे एंड उसके बाद हमने मेंडल की स्टडीज़ को अच्छे से समझा। ठीक है, तो अब इसके आगे हमने को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी कॉन्सेप्ट देखा था। तो अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो मेंडल ने जो भी स्टडीज़ की थी, मेंडल ने अपना वर्क जो दिया था वो 1865 के अराउंड दिया था, बट फिर भी उनका जो काम था वो हिडन रहा काफ़ी टाइम तक। इट वाज अननोन क्योंकि उस टाइम पे 3 रीज़न्स थे उसके। पहला रीज़न था कि कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था उस टाइम पे। अगर कोई भी रिसर्च कहीं पे भी कोई डिस्कवरी हुई है तो वो डिस्कवरी लोगों तक पहुंचना, उस डिस्कवरी के होने के बाद लोगों तक पहुंचना जो था वो बहुत बड़ा इश्यू था उस टाइम पे, क्योंकि इतने अच्छे कम्युनिकेशन के वहाँ पे उस टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी। सेकेंड रीज़न ये था कि मेंडल ने जो जीन्स और एलील्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जो उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन अ पेयर ऑफ एलील इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ डिफरेंट साइंटिस्ट ने, द टेबल ऑफ साइंटिस्ट जो थी वहाँ उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से उनका जो वर्क था वो आगे पब्लिश नहीं हुआ। देन थर्ड रीज़न वाज मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन। वहाँ पे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लाना, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इस वजह से भी उनका, इन 3 रीजंस की वजह से उनका जो काम था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। फिर मेंडल की स्टडीज़ को आगे जा कर के 3 अलग साइंटिस्ट ने दोबारा से पढ़ा, दोबारा से उसको समझा, और वो थे डी वरीज, कॉरेंस एंड शर्माक। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इनकी स्टडीज़ को दोबारा से देखा, और फिर उन्होंने ये देखा कि बाद में एक क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद ये देखा गया कि जो क्रोमोसोम्स नाम की चीज़ है, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई उसके बाद डिफरेंट एडवांसमेंट्स की वजह से, जो माइक्रोस्कोप्स हमारे इम्प्रूव हो गए थे, उस वजह से क्रोमोसोम्स को देखा गया, फाइंड किया गया, और ये देखा गया कि जो क्रोमोसोम्स थे उन क्रोमोसोम्स का फीचर रिजेंबल कर रहा था जीन्स को, जो मेंडल ने बताए थे। मेंडल ने जिन्हें जीन्स कहा था उन्हें अब हम क्रोमोसोम्स कह रहे थे। तो क्रोमोसोम्स और जीन्स जो थे इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ थी। क्रोमोसोम्स भी वैसा ही मूवमेंट शो कर रहे थे डिवीजन के टाइम पे जैसा मेंडल ने पहले प्रेडिक्ट किया था जीन्स के लिए। क्रोमोसोम्स भी पेयर में मिलते थे, जीन्स भी पेयर में मिलते हैं, और वो जो पेयर हमने उस टाइम पे जीन्स के लिए बताया था वो थे एलील्स। ठीक है, तो ये सारी जो बिहेवियर था, जो क्रोमोसोमल बिहेवियर था, वो क्रोमोसोमल बिहेवियर जीन्स से रिजेंबल कर रहा था। तो इसका मतलब मेंडल ने जो भी स्टडीज़ की थी वो कहीं ना कहीं सही थी। तो उसको फिर आगे और एलैबोरेट किया गया। फिर एक साइंटिस्ट थे अच्छा, ये जो जिन्होंने क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो थे हमारे सटन एंड बोवरी। तो सटन एंड बोवरी ने पहले दोनों को कैटेगराइज किया कि हम जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई सेल है तो सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पहले डबल होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की पहले ये इनकी डबलनेस देखी गई थी कि ये डबल होते हैं यहाँ से, और डबल होने के बाद फिर ये सेग्रीगेट होते हैं और फिर डिफरेंट इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो बिहेवियर था, ये तरीका था, ये जीन्स के लिए भी सेम बताया था मेंडल ने। तो उन्होंने 3 कुछ पॉइंट्स दिए थे, सिमिलर पॉइंट्स दिए थे। वो सिमिलर पॉइंट्स क्या थे? पहला तो ये था कि जो जीन्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा कैसे मिलते हैं? पेयर्स में मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि दे सेग्रीगेट, वो डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स भी और जीन्स भी वो डिवीजन के टाइम पे सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर उनका तीसरा पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसफ़र होने के लिए किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं था। हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा था और नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा था, राइट। फिर इसके बाद सटन एंड बोवरी की स्टडीज़ के बाद
इनके वर्क, मेंडल के वर्क को और सटन एंड बोवरी के वर्क को यूनाइट किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन पढ़ी गई थी इसे, और मेंडल के कॉन्सेप्ट को, जो मेंडल ने अपने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, वो मेंडल के प्रिंसिपल को, इन दोनों को मिला करके एक नई थ्योरी दी गई जिसको बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी का नाम रखा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आगे जा करके किसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन ने कुछ रिसर्चेस की थी, और वो रिसर्चेस क्या थी, किसके थ्रू की थी उन्होंने, कौन से ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने अपनी स्टडीज़ की थी। थॉमस हंट मॉर्गन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे अपनी स्टडीज़ की थी। और इस पे स्टडीज़ करने का मेन रीज़न क्या था कि ये बहुत ही हैंडी थी। जो फ्लाइज थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाइज होती हैं जो कि बहुत हैंडी थी, इनको इजीली हैंडल कर सकते थे। इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी, अप्रॉक्स 2 वीक्स की थी। तो हम लार्ज नंबर, और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोजेनीज बनाती हैं, तो हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोजेनीज को हम स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेक्सेस का क्लियर डिफ्रेंसिएशन था कि हम मेल और फीमेल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। और जो भी वेरिएशंस थे, जो भी जनरेशन में आगे जाकर के वेरिएशंस आ रहे थे, जो रिकॉम्बिनेशन शो हो रहे थे, अभी हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे, तो वो सब कुछ क्लियरली विजिबल थे। जो भी वेरिएंट्स आगे बन के आ रहे थे, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो भी डिफरेंसेस थे वो आगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल थे। तो यही रीज़न था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म वहाँ पे यूज़ करने का। ओके, फिर कॉन्सेप्ट आया लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। अगर ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है ए, और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है बी। तो हमने माइटोसिस और मियोसिस 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये जीन ए है और ये जीन बी है। ये क्रोमोसोम का एक होमोलोगस पेयर का एक मेंबर है। दूसरा यहाँ पे एक और क्रोमोसोम है, उसका होमोलोगस पेयर दूसरा। और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे कोई ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी सिमिलर इसी का ही जीन होगा। मे बी अलील दूसरा हो सकता है, स्मॉल ए, लेट्स सपोज ये स्मॉल बी, ठीक है। तो इनमें हमने एक चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे होता है लिंक, एक क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेयोसिस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला सेगमेंट, जो ये ए सेगमेंट है, ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो न्यू कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, इस कैपिटल बी के साथ यहाँ पे स्मॉल ए जीन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी। तो ये इस तरीके से बन के आया। यहाँ पे हम देखें तो जो दोनों जीन्स हैं, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफ़ी है, और इनका जो असॉर्टमेंट है, इनका आगे जो ट्रांसफ़र है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। बट यहीं पे अगर हम एक दूसरा केस लें जहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें हम एक को देखते हैं कि यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है X और यहाँ पे ही एक जीन प्रेजेंट है Y, और ये आपका सेंट्रोमियर पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है इस पोर्शन में, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होगा। ये जो XY वाला रीजन था ये चला गया यहाँ पे, और ये सिंपल रीजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई क्रॉसिंग ओवर। तो अगर हम देखें तो ये जो दोनों जीन थे, ये पेयर एक साथ आगे जाके ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं लिंकेज, जब एक जीन दूसरे जीन के साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है। इसीलिए जो मेंडल के एक और सारे लॉज में एक और लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, बट वो बाद में कुछ टाइम तक तो वो एप्लीकेबल था, बट बाद में जब हमने रिकॉम्बिनेशन के ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा तो वो वहाँ पे लॉ फेल हो गया। ओके, अभी इसको हम एक बार समझते हैं जो बुक में आपके डायग्राम दिया है उससे।
ठीक है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को हम बुक के इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लिंकेज का मतलब अभी हमने देखा कि जब दो जीन्स बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट हैं किसी क्रोमोसोम पे, तब हम उन्हें बोलते हैं कि वो लिंक्ड जीन्स हैं जिनका ट्रांसफ़र साथ साथ हो रहा है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब जो दो जीन्स में डिस्टेंस काफ़ी हो और लिंकेज बहुत कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेरेंटल टाइप है, ये हमारे पास दो क्रॉसेस दिखाएं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। इनका कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे किया है। ये पेरेंटल जीन टाइप था जिसका F1 प्रोजनी इस टाइप से आया, ठीक है। अब ये F1 प्रोजनी जो आई, इनका इंटरक्रॉस कराया गया आपस में, तो ये आउटकम्स आए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो F1 प्रोजनी है, ये जो F1 जनरेशन के जो यहाँ पे आउटकम्स थे, अब ये इस वाली जनरेशन के लिए पेरेंटल टाइप हैं। इस वाली जनरेशन के लिए अगर हम देखें तो इनके पेरेंट्स कौन है, ये F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो आउटकम आया, इसमें हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स थे, नॉट प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें से जो पेरेंटल टाइप था वो 98.7% पॉपुलेशन में दिखा, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट टाइप था, यानी कि इस टाइप से जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जीन्स का, जहाँ पे एक दूसरा जीन टाइप है एक दूसरा है, इस तरीके का रिकॉम्बिनेशन जो मिला वो बहुत ही कम नंबर ऑफ मेंबर्स में मिला, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जीन्स थे, ये W and Y, ये लिंक्ड थे कि अगर ये कभी भी ट्रांसफ़र होंगे तो ये साथ साथ होंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। यहीं पे कंपैरेटिवली इसमें देखें क्रॉस बी में, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दो जीन्स हमने लिए हैं ये अपने एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ये लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस अच्छे हैं कि अच्छी तरीके से रिकम्बाइन हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का इंटरक्रॉस कराया और ये आउटकम्स आए हमारे पास। इन आउटकम में पेरेंटल टाइप जो था वो 62.8 था और रिकॉम्बिनेंट जो थे वो 37.2 थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.3 था आउटकम रिकॉम्बिनेंट्स का और यहाँ पे 37.2, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा मिली। इसका मतलब वो जीन्स जो कि कुछ डिस्टेंट पे हैं या जो अनलिंक्ड है, जो लिंक्ड नहीं है, जिनका असॉर्टमेंट या जिनका ट्रांसफ़र एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो जीन्स ज़्यादा अच्छा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं बजाय उन जीन्स के जो कि लिंक्ड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अर्लियर सेक्स डिटर्मिनेशन का हमें बेसिस या उसका मैकेनिज्म नहीं पता था कि हम किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो जब तक हमें जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी तब तक हमारे लिए ये अननोन था कि हम कैसे पता लगाएं। तो एक साइंटिस्ट थे हेनकिंग, जिन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्म्स को स्टडी किया। तब उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसा कुछ कैरेक्टर था जो कि 50% स्पर्म्स में मिल रहा था और 50% में वो नहीं था। तो ऐसा क्या फैक्टर था जो 50% स्पर्म्स में प्रेजेंट था और 50% में नहीं था? तो एक्चुअली वो थी एक्स, उनको उन्होंने नेम दिया एक्स बॉडीज़। ये एक्स बॉडीज़ कुछ नहीं, वो एक्स क्रोमोसोम्स हैं जो हम आज जानते हैं जिन्हें, क्योंकि क्या था हमारे पास किस तरीके से बनते हैं मेल गैमीट्स में 50% जो है वो एक्स कैरी करते हैं और 50% जो है वो वाई कैरी करते हैं। तो उस टाइम में हमें वाई की नॉलेज नहीं थी, वाई क्रोमोसोम के बारे में। तो हमने ये देखा, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे कि अगर हम फीमेल गैमेट्स को देखें तो उनमें हमें एक्स बॉडीज़ 2 मिलती थी और यहीं पे जो डिप्लॉयड सेल्स थी उनमें हमें 2 एक्स बॉडीज़ मिलती थी और जो गैमीट सेल्स थी उनमें हमें दोनों में ये बॉडी प्रेजेंट मिलती थी। बट इन केस ऑफ स्पर्म्स क्या था कि जो 50% स्पर्म्स थे दे हैड दीज एक्स बॉडीज़ एंड द रेस्ट ऑफ द 50% डिडंट हैड दैट। ओके, तो ये स्टडी हेनकिंग ने की। उसके बाद क्रोमोसोमल और साइटोलॉजिकल स्टडीज़ की गई कि ये देखा गया कि कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस तरीके से। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस दिया गया। तो अब इस बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास 50% स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें एक्स बॉडी है और 50% ऐसे हैं जिनमें वो एक्स बॉडी नहीं है। तो हमने इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, या O से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट में तो दोनों में एक्स प्रेजेंट होता है, तो वो फीमेल गैमीट जो इस एक्स वाले स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेंगी, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस फीमेल चाइल्ड, या उनका जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी, फीमेल होगी। और वो एक्स क्रोमोसोम्स या वो एक्स सेल्स जो कि उन स्पर्म से फ्यूज़ करें जिनके पास ये एक्स बॉडी नहीं है, दे टेंड टू प्रोड्यूस द मेल टाइप, एक्चुअली दिस वन एक्स ओ टाइप, मेल टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस दिया गया। उसके बाद आज हमें पता है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास एक्स एक्स
एंड XY का टाइप है। ये हमारा इंसेक्ट्स के केस में देखा गया था, इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी की गई थी, तो उसके लिए ये दिया गया था ये XO टाइप का डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस के केस में हम देखें तो फीमेल के लिए XX टाइप है और मेल्स के लिए XY टाइप है, कि जब भी हमारा जो फ्यूजन का आउटकम XX बन के आएगा, द चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी अ गर्ल, एंड जब भी हमारा XY होगा कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे एक बॉय मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें आज ये सब चीज़ें पता है जिनका हमने बेसिक नॉलेज 9th-10th में भी देखा है। ठीक है, तो हमने दो टाइप के देखे, एक तो XO टाइप वाला और एक XY टाइप वाला डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप भी होता है ZW। ये जो XO टाइप था ये हमने इंसेक्ट्स में देखा था, और जो XY टाइप था डिटर्मिनेशन मेल के केस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल केस में क्या था कि पेयर ऑफ X प्रेजेंट था, ये सब में सेम था। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी और ह्यूमंस में भी, बट जो मेल का डिफ्रेंसिएशन था वो XO था इंसेक्ट्स में, और मेल हमारे जो ह्यूमंस में था वो था XY। यानी कि ह्यूमंस में दो टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, या तो X कैरी करने वाले या फिर Y कैरी करने वाले, और इंसेक्ट्स में या तो X कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये कंडीशन थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स थे उनमें हेट्रोगैमेटी थी, कि यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बन रहे थे, जबकि जो फीमेल गैमेट्स हैं वो दोनों क्या ही कैरी करेंगे, वो दोनों के दोनों X टाइप का क्रोमोसोम कैरी करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर मतलब एक पेयर में दो मेंबर हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो 46 क्रोमोसोम है यानी कि 23 पेयर हैं, उन 23 पेयर में से 22 पेयर ऐसे हैं, यानी 44 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनमें ये X या X कैरेक्टर जो है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और उनके अलावा वो जिनमें हम ये X का कंसिडरेशन कर रहे थे, उस एक पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जिनमें ये होमोजाइगस X टाइप क्रोमोसोम प्रेजेंट था उन्हें हम फीमेल बोल रहे हैं, जिनमें XY था उन्हें हम मेल बोल रहे हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, और इंसेक्ट्स में जिनमें XX था उन्हें हम फीमेल बोल रहे हैं, जिसमें XO था कंडीशन उसको हम मेल कह रहे हैं। ठीक है, अब बर्ड्स के केस में क्या था, ZW टाइप का था, जहाँ पे जो फीमेल गैमीट है वो हेट्रोगैमीट्स, जो फीमेल बॉडी है वो हेट्रोगैमीट्स बना रही है, यानी कि फीमेल इंडिविजुअल के लिए Z और W ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल थे कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जो इंडिविजुअल है वो फीमेल, और अगर Z का पेयर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होगी मेल की। ठीक है, तो मेल के लिए होमोजाइगस कंडीशन रिक्वायर्ड थी, जबकि फीमेल के लिए हेट्रोजाइगस यानी कि हेट्रोगैमेटी वहाँ पे हो रही थी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन है एनी सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन सीक्वेंस ऑफ DNA, कोई भी ऐसा चेंज जो कि सडनली हो गया, अननोइंगली हो गया और वो अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। और वो म्यूटेशन किस में आता है, वो DNA के सीक्वेंसेस में आता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे DNA को डैमेज कर सकते हैं, जो हमारे DNA पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि UV रेज हैं। सबसे पहला तो UV रेज क्या करती हैं, UV रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारा जो जीन है उसके सीक्वेंसेस को अल्टर करने के लिए, हमारे DNA को डैमेज करने के लिए। डैमेज हम कब बोलते हैं, जब भी ये म्यूटेशन हमारे लिए फैटल है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, अनहेल्दी हैं। ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है और वो कुछ नुकसान कर रहे हैं। कई बार ये म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं जब हम इंटेंशनली कराते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक सीक्वेंस था किसी जीन का, उस सीक्वेंस को हमने चेंज कर दिया, और चेंज करने की वजह से किसी इंडिविजुअल में हमें लेट्स सपोज हम किसी प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें वो प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है उस इंडिविजुअल के थ्रू, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट मोस्टली केसेस में जो वो ऐसे म्यूटेशन जो कि सडनली खुद ही हो जाते हैं, वो म्यूटेशन मोस्टली फैटल होते हैं। ठीक है, वही म्यूटेशन जो कंट्रोल्ड कंडीशन में कराए जाते हैं इन द लेबोरेटरीज, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं म्यूटेशन ही जो है वो हमारे एवोल्यूशन का बेसिस बनाता है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं वो होते हैं म्यूटाजेंस। उन सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, जैसे कि UV रेज हो गई, X रेज हो गई, या फिर आपके केमिकल्स हो गए जो हमारे आजकल फूड में मिलते हैं केमिकल्स। वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे DNA पे कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम म्यूटेशन समझते हैं, जैसे कि हम एक सीक्वेंस लेते हैं AUG CCG TTA, हमारे पास ये हमारा DNA सीक्वेंस है। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं GCC सीक्वेंस को। ठीक है, हम इस सीक्वेंस को कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन 1, ये प्रोटीन बना रहा है जो कि प्रोटीन 1 है।
ठीक है। और किसी फैक्टर की वजह से, या तो हम लेट्स सपोज कि यहाँ पे यूवी लाइट आ गई या कुछ ऐसा फैक्टर आया जिस वजह से ये सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया, और ये चेंज होके क्या बना, ये ऐसे बन गया। यानी कि जो सीक्वेंस हमारा GCC था अब वो चेंज होकर के GTC बन गया। यानी कि अब पहले ये प्रोटीन 1 बना रहा था और अब क्या बनाएगा, ये कोई दूसरा प्रोटीन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन 2। यानी पहले कोई दूसरा प्रोटीन बन रहा था, अब कोई दूसरा प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज आ गया हमारे DNA में। तो ये हुआ क्या, अब ये जो चेंज आया ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम उस इंडिविजुअल के फीचर्स को पढ़ेंगे या हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अब ये म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है या हमारे लिए फैटल भी हो सकती है। और यहाँ पे हमने देखा कि सीक्वेंस में चेंज हुआ है। क्या हो सकता है, ये सीक्वेंस में ये तो चेंज हुआ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई बार इंसर्शन हो, कई बार हो सकता है कुछ डिलीशन हो, डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैसी म्यूटेशन थी, ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज कुछ हो गया, आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड इन्वर्जन हो गया, ठीक है। कुछ होती है इंसर्शन म्यूटेशन, कुछ होती है डिलीशन म्यूटेशन। इंसर्शन म्यूटेशन मतलब कि इस सीक्वेंस में अगर इसका हम इंसर्शन की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई नया न्यूक्लियोटाइड बीच में इंटीग्रेट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। लेट्स सपोज इसमें एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है AUGCTCCGTTA। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो GCC था, इन GCC में G और C के बीच में T इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये इंसर्शनल म्यूटेशन है। फिर एक आता है आपके पास डिलीशन म्यूटेशन, जहाँ पे एक सीक्वेंस आपका या एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दिया गया। तो डिलीशन में हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज एक आपका आउटकम आया GCGTTA। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 3 कोडॉन का हम पेयर देख रहे थे अब वो 2 कोडॉन का पेयर रह गया, क्योंकि यहाँ से एक C या तो ये वाला या ये वाला डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये डिलीशन म्यूटेशन है, ओके। अब क्या है, हम जब भी कोई DNA सीक्वेंस लिखते हैं, लेट्स सपोज ये एक DNA सीक्वेंस है तो हम उसको 3-3 के पेयर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और ये अगला फिर एक पेयर बनाता है तीसरे मेंबर के साथ, मान लेते हैं यहाँ पे T है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक भी चेंज आता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आया है, ठीक है। लेट्स सपोज G, यहाँ पे बीच में C आ गया, फिर TTAACT। अब एक ये कोडॉन बन गया, एक ये कोडॉन बन गया, एक ये कोडॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट हो गया। जो हम पहले फ्रेम देख रहे थे, जो पहले हम न्यूक्लियोटाइड का सेट देख रहे थे, अब वो सेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस टाइप से म्यूटेशंस होते हैं। अब ये प्रोटीन तो चलो सेम था जो पहले कोड हो रहा था, अब ये जो प्रोटीन कोड कर रहा था ये सीक्वेंस, वो प्रोटीन अब डिफरेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से म्यूटेशन आते हैं। और बेसिकली हम 2 टाइप की म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन जनरली हम उन्हें बोलते हैं जब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो, तब उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। और जब पूरा एक फ्रेम या हो सकता है कोई 3 कोडॉन का सीक्वेंस इंसर्ट हो जाए, तो वहाँ पे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि पूरा फ्रेम ही वहाँ पे आकर के शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। जब भी जीन्स में कोई चेंज आता है या जो पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होने वाले डिसऑर्डर्स हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो आगे प्रोजनी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उन्हें स्टडी करने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। एक पेडिग्री चार्ट होता है, उसके थ्रू हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, और फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे वो कौन सी प्रोजनी में डिजीज़ आ सकता है, जिसको हम पहले ही कोशिश कर सकें कि हम उसको क्योर करें, ठीक है, या उसको हम प्रिवेंट करें कि वो हो ही ना डिजीज़, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, लेट्स सपोज इसमें क्या है कि हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर बॉक्स से, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और जो अनआइडेंटिफाइड सेक्स होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनको हम ये इस तरीके से शो करेंगे, अफेक्टेड मेल को, अफेक्टेड फीमेल को हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि इंडिविजुअल्स डिजीज्ड हैं, या हो सकता है कि वो कुछ हमने एक चीज़ देखी है कि हर जीन के लिए पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल है। मान लेते हैं कोई हम आई मान लेते हैं, ठीक है। आई जीन है जिसपे ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिजीज़, ठीक है, ये डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिजीज़।
हो, अगर वो डिज़ीज़ डोमिनेंट है, इसका मतलब कि इस कंडीशन में भी जहाँ पे सिर्फ एक पे ही वो डिज़ीज़ का जीन प्रेजेंट है, डिज़ीज़ का फैक्टर प्रेजेंट है जिस जीन पे, तब भी वो डिज़ीज़ इंडिविजुअल को हो जाएगा अगर वो डिज़ीज़ डोमिनेंट टाइप का है। बट अगर वो डिज़ीज़ रिसेसिव टाइप का है तो वो कब शो होगा, जबकि वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स या दोनों के दोनों जीन के एलील्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब वो जीन दोनों पेयर में प्रेजेंट होंगे और तब एक्सप्रेस हो रहे हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं हो रहे हैं, तब वो रिसेसिव डिजीज़ टाइप है। ठीक है, और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब वो डोमिनेंट डिजीज़ टाइप है। वो ऐसा डिजीज़ है जो कि गेमीट्स या सेल्स के हेट्रोजाइगस होने पे भी एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक जीन पे ही प्रेजेंट होना सफिशिएंट है। ठीक है, अभी जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स दो टाइप के हैं। एक तो हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, दो टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो हैं जहाँ पे म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज़ कॉज हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन हो गई किसी सीक्वेंस में जिस वजह से बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी आ गई या कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई इंडिविजुअल में, जो कि अब आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगी। और वो जो ट्रांसफ़र होने का पैटर्न है वो कैसा है, जैसा मेंडल ने एक्सप्लेन किया था कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र होने का, वैसा है। उन्हें हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर की वजह से होते हैं। कई बार क्रोमोसोम नंबर जैसे नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल में 46 है, यानी कि 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कई बार क्या है, डिवीजन के टाइम पे अनइक्वल डिवीजन की वजह से कई बार 45 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में, तो वहाँ पे डिसऑर्डर आ जाता है। या कहीं पे 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो वहाँ पे डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस सब, या कोई किसी क्रोमोसोम की डबल कॉपी ट्रांसफ़र हो गई, तब वो उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उन सारे टाइप के डिजीज़ को। और जब ये डिजीज़ लिंक्ड है जीन से, जीन सीक्वेंस से, और वो मेंडेलियन पैटर्न शो कर रहा है ट्रांसफ़र का, तब उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। इस टाइप के जो डिजीज़ हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आते हैं। और क्रोमोसोमल में आते हैं आपके क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस टाइप के। ठीक है, तो अभी हम डिजीज़ को देखते हैं कि उनमें क्या क्या किस वजह से वो डिजीज़ कॉज होते हैं। सो पेडिग्री एनालिसिस की अगर हम बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस में हम किसी भी डिज़ीज़ का हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि डिज़ीज़ की जो फैमिली हिस्ट्री है वो कैसी है, कि पहले वो डिज़ीज़ किसी अर्लियर फैमिली के किसी मेंबर को हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उस डिज़ीज़ के ट्रांसफ़र होने का पैटर्न क्या है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर, खैर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए इसको देखते हैं मोस्टली, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो पैटर्न है उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये केस देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेड कलर्ड सर्कल दिखाया है, ये दिखाया है इन्फेक्टेड फीमेल का। इन्फेक्टेड फीमेल है और नॉर्मल मेल है। इनकी मेटिंग हुई, मेटिंग के बाद मैरिज हुई, मैरिज के बाद इनके जो इनके किड्स हुए, वो किड्स कैसे थे? नॉर्मल फीमेल, इन्फेक्टेड मेल, फिर यहाँ पे नॉर्मल मेल, और यहाँ पे नॉर्मल फीमेल, फिर इन्फेक्टेड फीमेल। यानी कि अब हम इससे एक चीज़ देख सकते हैं कि कुछ फीमेल इंडिविजुअल को ये डिसऑर्डर हो रहा है और कुछ को नहीं हो रहा है, और कुछ मेल्स को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। यानी कि सेक्स लिंक्ड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, श्योरली कोई सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तो नहीं है। और अगर ये फीमेल को हो रहा है, दैट मीन्स या तो ये डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, ये डिसऑर्डर हमारा डोमिनेंट हो सकता है। अगर ये डोमिनेंट है, लेकिन अगर ये डोमिनेंट भी होगा तो डोमिनेंट में ये सब में शो होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर सब में शो होना चाहिए। बट इसका मतलब है कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जो फीमेल है ये कैरियर है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इसके एलील है आई, तो एक आई पे कैरियर, एक आई पे इस डिसऑर्डर का फैक्टर प्रेजेंट है और एक पे नहीं है। सिमिलरली मेल में हम बात करें तो एक पे फैक्टर प्रेजेंट है और एक में नहीं है, तो जिससे पॉसिबिलिटी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की भी आ सकती है और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की भी। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स का जब क्रॉस कराया तो आगे देखा जो प्रोजेनी आई वो नॉर्मल आई। इसका मतलब जो इनका जीनोटाइप था वो जीनोटाइप नॉर्मल था, ये कोई कैरियर नहीं थे, ये कम्प्लीटली नॉर्मल थे। और यहाँ पे ये इन्फेक्टेड थी, तो इस इन्फेक्टेड की वजह से यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुआ है। और अभी हमने देखा कि ये रिसेसिव है, यानी कि यहाँ पे ये जो मेल था जिससे इस इंडिविजुअल की मैरिज हुई है वो मेल भी कहीं ना कहीं कैरियर था। तो इस तरीके से हम पेडिग्री को एनालाइज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं और डिज़ीज़ के फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सिमिलरली एक और एग्जांपल हमें दिया हुआ है जहाँ पे हम ये केस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से इसी पैटर्न से इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है हीमोफीलिया, ठीक है। तो पहले हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। क्या है ये? एक तो ये सेक्स लिंक्ड है और कैसा है? रिसेसिव है। जब भी हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम एक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी कि इस डिसऑर्डर के लिए जो फैक्टर प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम पे भी ये रिसेसिव टाइप का डिसऑर्डर है, यानी कि जब भी ये कंडीशन रिसेसिव टाइप की है, यानी कि जब भी एक्स क्रोमोसोम हमें पेयर में मिलेगा तब हमें इंडिविजुअल डिजीज मिलेगा। अगर हमारे पास इस तरीके का जीनोटाइप है तो इंडिविजुअल डिजीज नहीं होगा। हो सकता है लेट्स सपोज इस तरीके से ये एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये डिसऑर्डर का फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये रिसेसिव कंडीशन में है, इसलिए ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो होगा। तो ये एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप है। अगर ये जीनोटाइप इस तरीके से प्रेजेंट हो तो क्या है? तो यहाँ पे एक तो एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास अगर हम सेक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है और एक एक्स क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है उस पर भी ये फैक्टर प्रेजेंट है डिजीज़ का। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ये वाला इन्फेक्टेड होगा। कैसा होगा? इन्फेक्टेड होगा। ये भी इन्फेक्टेड था, ठीक है, और ये भी इन्फेक्टेड होगा। बट अगर हम फीमेल्स का केस देखें, अगर फीमेल में ये इस तरीके से प्रेजेंट है तब वो कंडीशन कैरियर की होगी कि इंडिविजुअल कैरियर है बट इन्फेक्टेड नहीं है, उसको इन्फेक्शन नहीं है बट वो उस फैक्टर को कैरी कर रहे हैं अपने किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे। यहाँ पे क्या है? अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये फैक्टर प्रेजेंट भी है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और जो वाई है वो एक्स से डिफरेंट है। तो ये वाई का रोल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अकेले एक्स है और वो एक्स भी वो उस फैक्टर को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होगा, यानी कि इन्फेक्टेड है। तो ये केस इसमें क्या है? हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो एक इन्फेक्टेड फीमेल से, क्योंकि इस कंडीशन में ही इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड फीमेल से सन्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। किसमें? सन में ट्रांसफ़र हो रहा है। डॉटर्स में वो तब ट्रांसफ़र होगा कम्प्लीटली जबकि मेल भी इन्फेक्टेड हो। अगर कंडीशन इस तरीके से है, इन्फेक्टेड फीमेल है और इन्फेक्टेड मेल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रोजेनी आएगी तब हमें फीमेल ऐसी मिलेगी, क्योंकि एक एक्स यहाँ से है, एक एक्स यहाँ से आया, तब हमें फीमेल इन्फेक्टेड मिलेगी। अगर ये कंडीशन इस तरीके से है कि मेल अफेक्टेड नहीं है तो हमें फीमेल ऐसे कंडीशन में मिलेगी, यानी कि फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, वो कैरियर होगी, ठीक है। इस तरीके की प्रोजेनी मिलेगी। बट मेल्स का क्या होगा? मेल्स हमेशा हमें इन्फेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। और अगर केस हमारे पास फीमेल का केस ऐसा है और मेल का केस ऐसा है तो हमारे पास मेल इन्फेक्टेड नहीं भी मिल सकते और मिल भी सकता है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया का केस है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि मेल्स में ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर हीमोफीलिया के बाद आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एक जीन का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है जिस वजह से डिसऑर्डर आ रहा है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो नॉर्मल ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है, यानी कि ऑटोजोम्स पे है, वो इसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। तो हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो सिकल शेप की हो जाती हैं और वो एनीमिक हो जाती हैं। वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती बॉडी में, तो बॉडी एनीमिक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब इसके लिए कंडीशन है, यहाँ पे क्या है? एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस ऑल्टर हो जाता है। हमारे पास हर जीन के लिए 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो इसमें एलील है HbA टाइप, एक होता है HbS टाइप। जो HbA है ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है और HbS इन्फेक्टेड के लिए, सिकल सेल पेशेंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन इस तरीके से प्रेजेंट है, HbS दोनों एलील पे ये प्रेजेंट है, तब जो इंडिविजुअल है वो इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि ये क्या है? ये भी एक रिसेसिव डिजीज़ है। रिसेसिव है तो हमेशा वो डिजीज़ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन इस तरीके से है
HbA HbS, तब इंडिविजुअल जो है वो कैरियर है, वो अनअफेक्टेड है, बट वो कैरी कर रहा है उस चीज़ को अपने जीन में, वो अफेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर उसको इन्फेक्शन दिखाई नहीं दे रहा या डिसऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा, बट वो कहीं ना कहीं उसको फैक्टर को कैरी कर रहा है। ठीक है, इसमें जो सीक्वेंस होता है GAG, उसका A चेंज हो करके ये बन जाता है GUG, यानी कि सीक्वेंस का इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, जिससे कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहले कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए, कोड कर रहा था। पहले ये एक बना रहा था प्रोटीन, ये एक अमीनो एसिड बना रहा था ग्लूटामिक एसिड, और अब ये क्या बना रहा है, अब ये बना रहा है वेलिन, जिस वजह से जो ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करती और वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, और जो बॉडी है वो एनीमिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी हमें दिखाई देगी जब ये इस तरीके की कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में होगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये इन्फेक्शन हमें या ये डिसऑर्डर हमें शो नहीं होगा। फिर एक तीसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर बचता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस डिसऑर्डर का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया वो कंडीशन है जिसमें ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें एक एंजाइम है, ये एक इनबॉर्न डिसऑर्डर होता है, जो बर्थ के पहले ये डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है। वो एंजाइम हमारी बॉडी में एब्सेंट होती है, और वो एंजाइम करती क्या है, वो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाली। वो एंजाइम क्या करती है, वो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक्सेसिवली बॉडी में बढ़ने लगता है, और जिस वजह से हमारे कुछ न्यूरल डिसऑर्डर हो जाते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर इसके बाद आते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। कोई भी वेरिएशन या एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी किसमें, एबनॉर्मेलिटी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जब भी क्रोमोसोमल नंबर में वेरिएशन या डिसऑर्डर होता है, उसको हम कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अब ये एन्यूप्लॉइडी कितने टाइप की हो सकती है वो देखते हैं। ये एन्यूप्लॉइडी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 डिसऑर्डर आते हैं। पहला हमारा होता है डाउन सिंड्रोम। दूसरा होता है हमारा क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। और तीसरा होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है तीसरा हमारा। तो ये 3 टाइप के डिसऑर्डर हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर के चेंज की वजह से आते हैं। तो तीनों को समझते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के केस में इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम का केस है। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 जो है इसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि नॉर्मल बाकी जैसे 46 क्रोमोसोम होने थे, 46 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। कौन सा वाला, 21 के 2 कॉपीज प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 47 क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 47 क्रोमोसोम इसमें भी प्रेजेंट है। और वो 47 क्रोमोसोम कैसे हैं, यहाँ पे ऑटोसोमल था, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। वो 47 इस तरीके से हैं कि 44 तो ऑटोसोम्स हैं प्लस XXY, 44, 45, 46, 47, टोटल 47 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 2 X हैं, 1 Y है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल जो मेल होना था, मेल कैरेक्टर में फीमेल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं फीमेल्स के भी। ठीक है, तीसरी कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या था, प्लस एक्स था, यहाँ पे माइनस हुआ है
एक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो गया है तो यहाँ पे कंडीशन होती है 45 क्रोमोसोम्स की। नॉर्मल 46 होता है, 46 में से अगर एक कम हो गया तो 45 क्रोमोसोम। यहाँ पे कंडीशन होती है 44 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम और बाकी जो दूसरा है वो एब्सेंट है, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम, ये हमने बात की है फीमेल्स के केस में, ठीक है। ये हम फीमेल्स का देख रहे हैं। फीमेल्स के केस में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स वाले और 2 होते हैं एक्स, तब बनता है 46। तो यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होंगे फीमेल्स के वो डेवलप नहीं हो पाते। जो ओवरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं। तो ऐसे जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर स्टेराइल, ठीक है। वो फीमेल्स स्टेराइल होती हैं और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में नोटिफाई करते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।